नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। आपने कई ऐसी जगह, कई ऐसे होटल और ऐसी किलों के बारे में सुना होगा जहां लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का वास है। आज मैं भी आपको एक ऐसी ही डरावनी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक काल्पनिक कहानी है लेकिन डरावनी है। कहानी का नाम है होटल हॉन्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी बहुत लंबी है तो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में, एपिसोड्स में आपको ये कहानी सुनाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। रात का खामोशी से भरा अंधेरा काला साया, हल्की हल्की गिरती बारिश की बूंदें, एक पतली सी सड़क और उसके दोनों तरफ घना जंगल। बारिश की वजह से सड़क गीली हो चुकी थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक इंसान नजर आया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस इंसान ने काले रंग का लंबा सा कोट पहना हुआ था, गर्दन में मोटा सा मफलर और हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हुए थे। उसने बारिश से बचने के लिए छाता ले रखा था और उसके चलने की वजह से अजीब सी डरावनी आवाज़ आ रही थी। और उस जगह पर इतनी शांति थी कि वह उस आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। बारिश अब काफ़ी धीमी हो चुकी थी और ठंडी हवाएं भी धीरे धीरे चलने लगी थी। वह आदमी चलते चलते कभी अपने दाएं देखता तो कभी अपने बाएं। तभी अचानक उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, पर पीछे उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट दिखाई दे रही थी। काली रात, घना अंधेरा, सुनसान जगह, तेज चल रही हवा और ऊपर से बारिश। और उस सड़क पर ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई गाड़ियों की चहल पहल। ऐसे डरावने माहौल में कोई भी इंसान डर ही जाता। अचानक तभी कुछ आहट हुई। वह व्यक्ति चलते चलते रुक गया। उसने घबरा कर अपनी दाईं तरफ देखा, पर वहां उसे झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। हवाएं चलने की वजह से झाड़ियां हिल रही थी और झाड़ियों के हिलने की वजह से अजीब ही आवाज आ रही थी। क्या हो गया है मुझे, बोलकर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। उसमें 11 बजे थे। वह फिर आगे देखकर चलने लगा। दूसरी तरफ एक हॉल में बहुत से आदमी जमीन पर बिछी चादर पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज की वजह से पूरा हॉल गूंज रहा था कि तभी, अरे साहब, आप आ गए, बोलते हुए एक आदमी हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोला और उसके साथ सभी आदमी खड़े हो गए। उन सबके सामने एक आदमी था जो देखने में करीब 30 से 35 साल का नॉर्मल सा इंसान लग रहा था। उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे और वह चलता हुआ कुर्सी पर आकर बैठ गया। छोटू, जरा आग को और ज़्यादा बढ़ा दे, ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जी साहब, लकड़ियाँ पीछे वाले कमरे में हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ, कहकर वह लड़का निकल गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, उसने सामने खड़े हुए सभी लोगों से कहा और उसके कहने पर सब लोग बैठ गए। कहिए, ऐसी क्या बात ज़रूरी है जो आप लोगों को बात करने के लिए आप इतनी ठंड और बारिश में यहाँ आए हैं? साहब, हम वहाँ काम नहीं कर सकते, गुस्से में बोलते हुए एक आदमी खड़ा हुआ। काम नहीं कर सकते? पर क्यों, क्या वजह है? वजह नहीं पता आपको? पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ है पता नहीं, और फिर पता होते हुए भी छुपाने का नाटक कर रहे हो? वह आदमी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। अरे तू चुप हो जा, बड़े साहब से बात करने की तुझे तमीज नहीं है, एक आदमी ने दूसरे आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी, माफ़ करना साहब, जवान खून है, थोड़ा जोश में ऊंचा बोल गया, इसे पता नहीं है मालिक और मजदूर में क्या फ़र्क होता है, एक व्यक्ति ने खड़े होकर उन दोनों को बैठाते हुए कहा।
कोई बात नहीं, तुम बताओ वहाँ पर क्या हुआ है, ये सब लोग वहाँ पर काम करने को क्यों मना कर रहे हैं। उस मालिक ने उनसे उस व्यक्ति से पूछा। साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से हम लोग डरे हुए हैं। जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ कुछ बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। कोई है जो हमें वहाँ काम करने नहीं देना चाहता, वो हमें वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे रहा है। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे थोड़ा साफ साफ बताओ। कोई आत्मा है साहब, बहुत बुरी आत्मा है, क्योंकि एक ऐसे काम कोई आत्मा ही कर सकती है, या फिर आत्मा के रूप में एक शैतान। आत्मा? शैतान? क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ऐसे बात करने से ना ही तुम्हारी मुश्किल का समाधान होगा और ना ही इन मजदूरों की मुश्किलों का। तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साहब, वहाँ पर मौत हुई है, और वह भी कोई आम मौत नहीं बल्कि एक दर्दनाक मौत। मौत का नाम सुनकर उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने फिर आगे कहना शुरू किया। सुबह का समय था साहब, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। सूरज ने उस जगह अपनी अच्छी छाप छोड़ रखी थी। वातावरण भी खुशनुमा था, जंगल वाला पहाड़ी इलाका और बहुत सारे घने पेड़ थे। सूरज की रोशनी में उन पेड़ों के बीच से निकलती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी थोड़ी दूर पर पेड़ काटकर एक बड़ी जगह बनाई गई थी और वह जगह काफ़ी खुली थी। उस जगह पर सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और सभी तरफ काम होने का शोर सुनाई दे रहा था। काफ़ी सारे आदमी काम में लगे हुए थे। कोई पेड़ काट रहा था तो कोई एक तरफ खुदाई कर रहा था, कोई मिट्टी उठाकर ट्रक में डाल रहा था। इस तरह सब अपने काम में लगे हुए थे। यह सब करते हुए सुबह से कब शाम में हो बदल गई पता ही नहीं चला। एक एक करके सारे आदमी अपने घरों की तरफ जाने लगे और उस जगह पर थोड़ी देर में धीरे धीरे लोग कम होने लगे। लेकिन एक जगह पर अभी भी खुदाई की आवाज़ आ रही थी। एक आदमी लगातार कुल्हाड़ी के प्रहार से ज़मीन पर कुछ कर रहा था। उसने अच्छा खासा गड्ढा वहाँ खोद दिया था और वो गड्ढा इतना गहरा था कि वह आदमी उसमें पूरा उतर गया। फिर भी वह लगातार उसे खोदे जा रहा था। अरे कालू, टाइम हो गया है, अब घर चल। थोड़ी दूर से एक आदमी चिल्लाया। हाँ रघु, बस 5 मिनट में मैं बस काम पूरा कर लूँ। इतना कहकर वहाँ फिर खुदाई करने लगा। खोदते खोदते उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज़ से टकराई। वह आश्चर्य से उस जगह पर देखने लगा। उसने सिर से उस पूरी जोर से उसी जगह पर वार किया तो फिर से वही आवाज़ आई। उसने कुल्हाड़ी को साइड पर रखा और मिट्टी हटाकर देखने लगा तो उसके सामने एक अजीब सी चीज़ आ गई जो देखने में पुराने ज़माने की लग रही थी और उस पर कुछ पुरानी आकृतियाँ बनी हुई थी। उसने उसे बाहर निकाला और मिट्टी हटाकर सूरज की धूप में देखने लगा। उसने उसे बाहर निकाला और मिट्टी हटाकर सूरज की धूप में देखने लगा। उस चीज़ के ऊपर चमकदार लॉकेट जैसा कुछ दिख रहा था और सूरज की रोशनी में वह और भी चमक रहा था। उसने ढलते सूरज की तरफ देखा जो धीरे धीरे बादलों के बीच ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। उसने उस चीज़ को छुआ और उससे अलग करके अपने हाथ में लेकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे अलग किया उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और उसके हाथ से वह गिर गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे किसी की अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह ज़मीन पर बैठ गया और अपनी आंखें खोलकर देखी तो वह अनलॉकेट उसके हाथ में नहीं था। उसने अपनी आसपास नज़र घुमाई तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में काले बादल छाने लगे थे और काले बादलों ने सूरज को पूरा अच्छे से ढक लिया था। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं जोर जोर से बहने लगी थी। तभी अचानक रघु की आवाज़ आई। अरे कालू, चल अब घर चलते हैं, लगता है कि बड़ा तूफान आने वाला है, जल्दी चल। एक हवा का ठंडा सा झोंका आया और उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी और आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी।
वातावरण अब पूरा ठंडा हो चुका था। जहाँ पर सुबह सूरज की रोशनी थी, वहाँ पर अब काले अंधेरे ने जगह ले ली थी। वहाँ खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर पता नहीं क्यों उसका सारा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह रघु को बुलाना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके सामने खड़े पेड़ों पर अचानक बर्फ की चादर बिछने लगी, जैसे वह पेड़ बर्फ का हो। और यह दृश्य देखकर उसका मुंह पसीने से तरबतर हो गया। इस तरह रघु ठंड की वजह से अपने हाथों को अपने शरीर पर लपेट कर खड़ा था और सोच रहा था कि अभी तक कालू आया क्यों नहीं। तभी अचानक उसे कालू की एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह चौंक गया। वह तेजी से जंगल की तरफ भागा। इस तरफ कालू की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसके मुंह से खून की धारा निकल रही थी। उसने नीचे अपने पेट पर देखा तो उसकी कुल्हाड़ी उसके पेट के आर पार निकल गई थी। तभी अचानक क्या हुआ और वह कुल्हाड़ी उसके पेट से निकल कर, जैसे उस कुल्हाड़ी को किसी ने पकड़ रखा हो और किसी ने उसके पेट से उस कुल्हाड़ी को पकड़कर निकाल दिया हो। वह दर्द की वजह से जोर से चिल्लाया। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा, पर दर्द की वजह से वह तेज नहीं भाग पाया। इधर रघु उसका नाम पुकारता हुआ आवाज की तरफ भागता आ रहा था। कालू भागने की कोशिश कर रहा था, तभी 3-4 नुकीली कील उड़ती हुई आई और उसके पैर में घुस गई। वह एक बार फिर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसने सामने देखा तो रघु भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने इस ओर से उसका नाम पुकारा, पर पता नहीं क्यों वह ना तो उसकी आवाज़ सुन सकता था और ना ही उसे देख सकता था। तभी उसकी कुल्हाड़ी उड़ती हुई आई और उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। कालू सर के बल जमीन पर गिर गया। इस तरफ रघु उसको पुकार रहा था। तभी कालू का शरीर इस गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा जिसे उसने खुद खोदा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके शरीर को घसीटकर उस गड्ढे की तरफ ले जा रहा हो। वह घसीटता हुआ उस गड्ढे में जा गिरा और उस गड्ढे में अपने आप धूल जम गई और वह पहले जैसा हो गया जैसे वहाँ किसी ने खुदाई की ही ना हो। इस तरफ रघु उसका नाम अभी भी पुकार रहा था। थोड़ी देर बाद वह उस घने जंगल में और अंदर चला गया। तो कालू मिला या नहीं? कुर्सी पर बैठे आदमी ने पूछा। नहीं साहब, कालू का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो कहाँ गया। बोलकर वह आदमी चुप हो गया और सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कटाक की आवाज़ आई और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सबने देखा तो पाया कि हवा की वजह से खिड़की खुल गई थी और बाहर से हवा अंदर आ रही थी। छोटू ने खड़े होकर जल्दी से खिड़की बंद की और पीछे के कमरे में लकड़ियां लेने चला गया। वह खुद इन सब की बातों को सुनकर कहीं खो सा गया था। वैसे जो आदमी कालू के साथ था वो कहाँ गया? वो यही है साहब, यह रहा। उसने इशारा करते हुए एक आदमी की तरफ इशारा किया और वह खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। जब तुमने कालू को खोजा तो तुम्हें क्यों नहीं मिला वह? नहीं जानता साहब, उसकी और मेरी दूरी पूरी फासले पर थी, लेकिन मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया। मैंने सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं, रघु ने डरते हुए कहा। बहुत अजीब बात है, यह एक आदमी अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, वहाँ कोई शैतान का वास है, क्योंकि ऐसे काम बस वही कर सकता है और उसने हमें जगा दिया है। यह सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं, यह जरूर कुछ और है। आपको ऐसा लगता है तो बताइए यह काम किसका हो सकता है? बोलते हुए रघु ने अपने चेहरे पर जो कपड़ा ढक रखा था उसे हटा दिया और उसका चेहरा देखकर सब लोग डर गए, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को किसी ने नाखूनों से नोच लिया हो और फिर उसे जला दिया हो। ये क्या है? यह वही चीज़ है साहब जो मुझे कल उस जगह पर मिली थी, और इस चीज़ का इलाज किसी अस्पताल में नहीं है। वह सब बातें कर रहे थे कि तभी किसी की दस्तक दरवाजे पर हुई। लगता है वह आ गया है छोटू। छोटू जरा जाकर दरवाज़ा खोल। छोटू ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा, आइए साहब, सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इतना कहकर वह दरवाजे से थोड़ा दूर हट गया।
अंदर घुसते ही उस आदमी ने अपनी छतरी उसे दे दी और ब्लैक कोट में वह चलता हुआ अंदर आया। उसने अपने हाथ में पहने हुए ग्लव्स निकाल दिए। उसे देखकर कुर्सी में बैठे आदमी के सिवा सब लोग खड़े हो गए। अरे मालिक, आप यहाँ? एक आदमी ने कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, अपनी टोपी सर से हटाई और कुर्सी पे बैठे आदमी की तरफ बढ़ने लगा। आओ अजय, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आपके बुलावे पर तो आना ही था राजीव सर। कैसे हैं आप? बस कुछ देर पहले तक तो ठीक था, पर इन सब की बातें सुनकर। इतना कहकर राजीव चुप हो गया। तो आप सबने इन्हें सब कुछ बता दिया? अजय ने अपनी नज़र सब मजदूरों की तरफ करते हुए कहा। क्या करते हैं मालिक, 2 दिन हो गए पर कालू का कुछ पता नहीं चला, इसलिए हमें इन्हें सब कुछ बताना ही पड़ा। जब राजीव सर का फ़ोन आया था तभी मैं समझ गया था कि इन्हें किस विषय में बात करनी है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि जब इन सब ने मुझसे मिलने की बात की तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि यह छोटी मोटी बात होती तो तुम खुद ही इसे सुलझा लेते। सही कहा आपने, बात थोड़ी बड़ी तो है। समस्या तो है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि उसे सुलझाया ना जा सके, राजीव ने मजदूरों की तरफ देखते हुए कहा। कोई है राजीव सर जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, बस कुछ और नहीं, अजय ने राजीव को मना करते हुए कहा। यह आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप तो थे हमारे साथ 2 दिन से। कितना ढूंढा हमने कालू को, पर वह कहीं नहीं मिला। वहाँ कोई शैतानी आत्मा है, हम वहाँ काम नहीं करेंगे, एक आदमी ने उसकी बात को काटते हुए कहा। देखो, यह सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं भी तो था तुम्हारे साथ पूरा दिन, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कुछ दिखाई दिया, अजय ने उसे कहा। क्योंकि साहब, जो आज हादसे हुए हैं वह शाम के 5 से 6 बजे के बीच हुए हैं और आप शाम के 5 बजे से पहले ही घर चले जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वहाँ काम करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी? अजय ने उसे थोड़ा धमकाते हुए कहा। मौत हो जाएगी नहीं साहब, बहुत हो गई, न जाने मैं कैसे बच गया हूँ, रघु ने डरते हुए कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, आज रात को मैं वहाँ जाऊँगा। अगर मैं जिंदा वापस लौटा तो आप सबको वहाँ काम करना पड़ेगा, अजय ने उनके सामने एक शर्त रखते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? उस जगह पर दिन में जाना भी खतरे से खाली नहीं है, और आप तो फिर भी रात में जाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए, रघु ने थोड़ा डरते हुए कहा। देखो, आज रात को अजय वह वहाँ जाएगा और वह सही सलामत वापस लौटेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम सब कल से काम करोगे, राजीव ने उन सभी मजदूरों को बताते हुए कहा। ठीक है साहब, यदि अजय सर वहाँ से सही सलामत वापस लौट आए तो हम सब वहाँ पर काम करेंगे। यह सब बोलते हुए सभी मजदूर खड़े हो गए और एक एक करके हॉल से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ चले। सब मजदूरों के जाने के बाद राजीव ने विस्की की एक बोतल निकाली और गिलास पढ़ने लगा। उसने देखा तो अजय खिड़की के पास खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। यह गांव वाले बहुत चालू होते हैं, इन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लूट लेते हैं, पर तुमने बहुत सही दाव फेंका। उन्हें क्या पता कि कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है यह, राजीव ने अजय की तरफ देखते हुए कहा। बकवास नहीं है यह सब, इन सब की बातों में कुछ तो सच्चाई है, अजय ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम इन सब की बातों में विश्वास कर रहे हो? नहीं साहब, मैं उस बात पर विश्वास कर रहा हूँ, इसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उसे बोलना बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। यही कि सर, कालू की लाश मिल चुकी है। क्या? इसके बाद क्या हुआ? क्या उन मजदूरों ने वहाँ काम किया? आखिर कालू की मौत कैसे हुई? क्या कारण था इस सब के पीछे? यह सब आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हम मिलते हैं जल्द ही इसकी आगे की कहानी को लेकर। धन्यवाद।